नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की खबरों से। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। इजराइल के श्रम न्यायालय ने मजदूर संघ द्वारा बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल पर लगाई रोक। कर्मचारियों से तुरंत काम पर लौटने का निर्देश। बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते पर पहुंचने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे मजदूर संघ। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, बंधकों की रिहाई और संघर्ष विराम के लिए समझौता बेहद करीब। डील के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू नहीं कर रहे हैं पर्याप्त कोशिश। गाजा में रविवार को 80,000 बच्चों को दी गई पोलियो की खुराक। जर्मनी के प्रांतीय चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल पार्टियों को करारा झटका। धुर दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी को मिली अब तक की सबसे बड़ी जीत। स्पष्ट बहुमत न होने के कारण सरकार बनाना मुश्किल। चांसलर ओलाफ शोल्ज ने नतीजों को बताया चिंताजनक। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर किए मिसाइल और ड्रोन हमले। दोनों तरफ से स्कूलों को निशाना बनाने का दावा। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहयोगियों से लंबी दूरी के हमलों की अनुमति देने की फिर दोहराई मांग। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, डोबान क्षेत्र में रूसी सेना तेजी से बढ़ रही है आगे। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। इजराइल पर हमास के साथ संघर्ष को रोकने और युद्ध विराम लागू करने का दबाव न सिर्फ दूसरे देशों से बल्कि देश के अंदर से भी पड़ने लगा है। इजराइल में बंधकों की रिहाई और हमास के साथ समझौता करने की मांग को लेकर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। इसमें आम लोगों के साथ साथ कई मजदूर संगठन भी शामिल हैं। इस बीच गाजा में इजरायली सेना और हमास आतंकियों के बीच लड़ाई भी जारी है। पिछले दिनों गाजा में 6 बंधकों के शव मिलने के बाद उनकी रिहाई की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों की मांग है कि प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की सरकार को बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करना चाहिए। प्रदर्शनकारी तेल अवीव, यरूशलेम और अन्य कई शहरों में इजरायली झंडा अपने हाथों में लेकर निकले। इस विरोध प्रदर्शन में ट्रेड यूनियन समेत दूसरे क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हैं। इस बीच लेबर कोर्ट ने हड़ताल पर रोक लगा दी है। युद्ध विराम का विरोध कर रहे एक मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच की याचिका पर अदालत ने ये फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि मजदूर संघ को आर्थिक और श्रम से जुड़े मुद्दों पर हड़ताल का अधिकार है, न कि राजनीतिक कारणों के लिए। इजराइल के सबसे बड़े मजदूर संघ हिस्त्रादुत ने सोमवार को देश में चक्का जाम का आह्वान किया है। हड़ताल के कारण कई शहरों में किंडरगार्टन, बैंक और सरकारी कार्यालय बंद रहे, जबकि सार्वजनिक परिवहन भी प्रभावित हुआ। लगभग 11 महीने पहले शुरुआत के बाद से सबसे बड़े सार्वजनिक प्रदर्शन में रविवार को हजारों लोगों ने हमास के साथ तत्काल संघर्ष विराम समझौते का आह्वान किया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि बंधकों की रिहाई के लिए समझौते तक पहुंचने की पूरी कोशिश नहीं की जा रही है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए बाइडेन ने कहा कि वो गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के समझौते के लिए अंतिम प्रस्ताव पेश करने के बहुत करीब हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि नेतन्याहू इस तरह के समझौते को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त प्रयास कर रहे हैं, तो बाइडेन ने कहा नहीं। उधर गाजा में इजरायली सेना और हमास आतंकियों के बीच लड़ाई जारी है। आईडीएफ ने कहा कि रविवार को जिस स्कूल परिसर को निशाना बनाया गया है, वहां हमास ने अपना सैन्य कमांड बनाया हुआ था। ये लड़ाई सोमवार को भी जारी रही। हालांकि पोलियो टीकाकरण अभियान को सुविधाजनक बनाने के लिए मानवीय आधार पर दूसरा ब्रेक लिया गया। हाल ही में गाजा पट्टी में 25 साल बाद पोलियो का पहला मामला सामने आया। इसको ध्यान में रखते हुए गाजा में रविवार को पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। लगभग 80,000 फलस्तीनी बच्चों को पोलियो की पहली खुराक दी गई। المتحدة طلبت
कल गाजा में 6 लाख से अधिक बच्चों के अनुमानित लक्ष्य में से 80,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई, जिसका मतलब है कि और अधिक काम करने की अभी भी जरूरत है। लेबनान के दक्षिणी तट पर एक इजरायली हवाई हमले में एक कार में यात्रा कर रहे 2 नागरिकों की मौत हो गई। मरने वालों में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा अनुबंधित एक सफाई कंपनी का कर्मचारी भी शामिल है। यूनिफिल के नाम से जाने जाने वाले बल ने पुष्टि की कि सफाई कर्मचारी जिस गाड़ी को चला रहा था वो लेबनान के नकोरा शहर के पास हमले की चपेट में आ गई, जिसमें दोनों यात्रियों की मौत हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार से अपने 2 दिवसीय दौरे पर ब्रुनेई जाने वाले हैं। इस बीच दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए अवसरों के साथ ही साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। किसी भी भारतीय पीएम की ब्रुनेई का ये पहला दौरा है। भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए क्षेत्रों को लेकर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई की यात्रा कर रहे हैं। ब्रुनेई यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ब्रुनेई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में नए चांसरी भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद भारतीय उच्चायोग नए भवन से कार्य करेगा। उसी दिन पीएम मोदी सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसका नाम वर्तमान राजा सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के पिता के नाम पर रखा गया है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी रॉयल पैलेस में सुल्तान और शाही परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। आपको बता दें कि दोनों नेता कई मौकों पर पहले भी मिल चुके हैं। His Majesty Sultan Haji Hassanul Bolkiah paid state visits to India in 1992 and in 2008, and he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012 and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. बीते एक दशक में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक प्रमुख घटक है। रक्षा के क्षेत्र में 2016 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 2021 में नवीनीकृत भी किया गया है। नौसैनिक दौरों का आदान प्रदान और भारत में विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में ब्रुनेई के नागरिकों की भागीदारी बढ़ते रक्षा और शैक्षिक संबंधों को रेखांकित करती है। इसी के साथ ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भी ब्रुनेई से व्यापार संबंध महत्वपूर्ण हैं। ब्रुनेई दारुस्सलाम से भारत हर साल 500 से 600 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। दोनों पक्ष अंतरिक्ष और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी सहयोग करते आए हैं। ब्रुनेई भारत के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक ये क्रम है इस समय कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री महोदय की एक द्विपक्षीय रिश्तों की एक वार्ता हो रही है। तो इसमें द्विपक्षीय संबंधों पर कॉम्प्रिहेंसिव विचार विनिमय होगा, डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल हैव एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हिज मैजेस्टी के साथ, बायलैटरल टॉक्स होंगी। देयर इज एन ऑफिशियल लंचन उनके ऑनर में ऑर्गेनाइज किया गया है और इसकी भी संभावना है कि प्रधानमंत्री महोदय भारतीय उच्चायोग के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। एक समय ऐसा था जब बंदर सेरी बेगावन कृषि व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था और ये एक नदी बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और यहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। ये शहर फिर से बना और आज की तारीख में वो एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र है और वित्तीय केंद्र भी है और एक नदी बंदरगाह के लिए जाना जाता है जो मुआरा नदी पर है। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। सिंगापुर भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे।
पीएम मोदी की पहली सिंगापुर यात्रा उनके पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री का ये सिंगापुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस दौरे से व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देश करीब आएंगे और सहयोग को नई रफ्तार मिलेगी। मुनमुन भट्टाचार्य और दिव्येंदु मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार को आतंकी हमला हुआ। यहां एक आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। काबुल पुलिस ने हमले की पुष्टि की है। काबुल पुलिस ने बताया एक आत्मघाती हमलावर ने सोमवार को अफगानिस्तान की राजधानी में विस्फोट कर दिया। इसमें 6 लोगों की मौत हुई है जबकि 13 लोग जख्मी हुए हैं। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जरदान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज दोपहर एक व्यक्ति अपने शरीर में विस्फोटक बांधकर विस्फोट उसने कर दिया। दुर्भाग्य से एक महिला समेत 6 नागरिक मारे गए और 13 अन्य घायल हो गए। फिलीपींस में तूफान यागी का कहर देखा जा रहा है। तूफान के चलते फिलीपींस में 2 दर्जन से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। भारी बारिश के चलते कई घर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। इस बीच शुक्रवार तक तूफान के गंभीर होने के आसार हैं। चीन के हांगकांग शहर में भी चेतावनी जारी की गई है। ऑस्ट्रेलिया में भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। तूफान यागी के कारण उत्तरी फिलीपींस के कई इलाकों में हो रही भीषण बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बाढ़ और बारिश के चलते स्कूल और सरकारी कार्यालय बंद करने पड़ रहे हैं। तूफान के कारण अब तक 2 दर्जन से ज्यादा उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा है। तेज बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। तूफान की वजह से राजधानी मनीला और उसके आसपास के क्षेत्र में 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। स्थानीय रूप से एंटेंग नाम से जाने जाने वाला ये उष्णकटिबंधीय तूफान के बिकॉल क्षेत्र से होते हुए लुजोन के उत्तर पूर्वी तट पर पहुंचने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। आसपास के कई घर पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पानी बह रहा था और दूसरी तरफ हमारी घरों की छतों के पास पानी बढ़ रहा था। कुछ लोग फंस गए, उन्हें दूसरे घरों की छतों से होकर भागना पड़ा। हमने अपनी छत पर सीढ़ी लगाई ताकि वे हमारे घर से नीचे उतर सकें। फिलीपींस में हर साल औसतन 20 उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उधर चीन के हांगकांग में भी इस तूफान की तीव्रता को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान यागी कल हांगकांग शहर के 800 किलोमीटर के भीतर प्रवेश करेगा और फिर दक्षिण चीन के तट के करीब पहुंचेगा। अनुमान ये भी है कि शुक्रवार तक यागी तूफान गंभीर हो जाएगा, जिससे हांगकांग के दक्षिण में 400 किलोमीटर के दायरे में तेज हवाएं चलेंगी। ऑस्ट्रेलिया में भी तेज हवाओं और भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश के कारण हुई घटना में एक महिला की मौत हो गई। भारी बारिश को देखते हुए दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर के लगभग 1,20,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई। लोग अंधेरे में रहने पर मजबूर हैं। आपातकालीन सेवाओं को बीती रात 2,800 से अधिक कॉल आई। इनमें अधिकतर पेड़ों और इमारतों को हुए नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। खराब मौसम के कारण पूरे राज्य में लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, विक्टोरिया में लगातार खराब मौसम और तूफानी हवाएं चल रही हैं। परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी, लेकिन आज स्थानीय स्तर पर और भी घटनाएं होने की उम्मीद है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर, आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर
आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार भीषण होता जा रहा है। सोमवार को रूस ने कीव और अन्य शहरों को निशाना बनाकर ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से कई हमले किए हैं। उधर यूक्रेन ने भी रूस के बेलगोरोड शहर पर ड्रोन हमले किए हैं। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना की बढ़त को प्रभावित नहीं कर पाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच बीते करीब 2.5 वर्ष से जंग जारी है। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर लगातार घातक हमले कर रहे हैं। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। सोमवार को भी रूस ने कीव और अन्य शहरों को निशाना बनाकर ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से कई हमले किए। यूक्रेन की राजधानी कई विस्फोटों से दहल उठी, जिससे निवासियों को बम रोधी आश्रयों में शरण लेनी पड़ी। यूक्रेनी वायुसेना ने 35 में से 22 मिसाइलों और 23 ड्रोनों में से 20 को नष्ट करने का दावा किया है। नष्ट की गई मिसाइलों का मलबा 4 जिलों में फैल गया। मिसाइल के कुछ मलबे गिरने के कारण कीव में एक मस्जिद क्षतिग्रस्त हो गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर अपने सभी समुदायों और यहां तक कि पवित्र पूजा स्थलों को नष्ट करने के प्रयास का आरोप लगाया। यूक्रेन ने कहा कि ये हमला तब किया गया जब इस साल के शैक्षणिक सत्र का पहला दिन था। हमने लगभग 10 विस्फोट सुने। हम बाहर भागे, फिर हमने कुछ उड़ने की आवाज सुनी और फिर हमला हो गया। उधर यूक्रेन ने भी रूस के बेलगोरोड शहर पर ड्रोन हमले किए। प्रांत के गवर्नर ने हमले की जानकारी देते हुए कहा कि यूक्रेनी हमले के कारण छोटे बच्चों का एक स्कूल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हमले के बाद कई स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने और किंडरगार्टन 1 सप्ताह के लिए बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आया है कि क्या हो रहा है। सब कुछ इतनी तेजी से कुछ ही मिनटों में हो गया। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना की घुसपैठ पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना की बढ़त को प्रभावित नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना की तेज बढ़त इस बात का सबूत है कि कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना पूरी तरह से विफल हो गई है। उनका मकसद डोनबास क्षेत्र में रूसी सैनिकों को रोकना था, लेकिन नतीजा पूरी दुनिया जानती है। कुर्स्क क्षेत्र में हमारी जनता को जरूर परेशानी हो रही है, लेकिन डोनबास में वो अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि कुर्स्क क्षेत्र में उनकी सेना अपना लक्ष्य हासिल कर रही है। उन्होंने कहा, कुर्स्क घुसपैठ से पूर्व में पोक्रोवस्क मोर्चे पर दबाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन अभी तक स्थिति काफी कठिन है। साथ ही उन्होंने 600 रूसी सैनिकों को कैदी बनाने का भी दावा किया है। जेलेंस्की ने फिर कहा कि पश्चिमी देश न सिर्फ लंबी दूरी के हमलों के लिए उसे अनुमति दें, बल्कि हथियारों की आपूर्ति भी करें। हमें लंबी दूरी के हथियारों को प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमें वह सब कुछ नहीं मिला है जिसका हम उपयोग करना चाहते हैं। यह केवल एक सोच नहीं है कि हम इन हथियारों का उपयोग करना चाहते हैं। हमने समझौते किए हैं कि हमें यह मिलेंगे। इससे पहले रूस की सेना ने रविवार को यूक्रेन के खार्किव में घातक हमले किए, जिसमें 5 बच्चों समेत कम से कम 47 लोगों की मौत हो गई है। जर्मनी में सत्तारूढ़ सोशलिस्ट गठबंधन को करारा झटका लगा है। 2 राज्यों थुरिंजिया और सैक्सनी में हुए विधानसभा चुनाव में धुर दक्षिणपंथी AfD पार्टी ने दोनों राज्यों में 1/3 से अधिक वोट हासिल किए हैं। AfD के नेता ब्यॉर्न होक ने नतीजों को ऐतिहासिक बताया है, तो चांसलर ओलाफ शोल्ज ने सभी लोकतांत्रिक पार्टियों से AfD को सत्ता से दूर रखने का आह्वान किया है।
जर्मनी के 2 राज्यों थुरिंजिया और सैक्सी में रविवार को हुए विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ सोशलिस्ट गठबंधन को करारा झटका लगा है। दूर दक्षिणपंथी AfD पार्टी ने दोनों राज्यों में 1/3 से अधिक वोट हासिल करने में सफल रही है। विधानसभा चुनाव में किसी धूर दक्षिणपंथी पार्टी का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है, जबकि केंद्र की सरकार में शामिल पार्टियों को ऐसी करारी हार अब तक नहीं देखनी पड़ी थी। थुरिंजिया और सैक्सनी में AfD यानी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी ने केंद्रीय सरकार में शामिल तीनों पार्टियों SPD, ग्रीन और FD की तुलना में दुगने से अधिक वोट हासिल किए हैं। इन पार्टियों का वोट प्रतिशत 1 अंक में ही सिमट गया है। ग्रीन पार्टी तो दोनों राज्यों में आवश्यक 5% वोट भी नहीं हासिल कर पाई है। शुरुआती रुझानों के अनुसार थुरिंजिया में AfD को 32.8%, जबकि क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU 23.6% वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। SPD को 6.1%, वहीं केंद्र में उसकी सहयोगी ग्रीन पार्टी को 3.2% वोट मिले हैं। पॉपुलिस्ट पार्टी BSW को 15.8% और लेफ्ट को 13.1% मत मिले हैं। AfD ने कहा है कि सरकार गठन के लिए दूसरी पार्टियों से बात की जाएगी। AfD के नेता ब्योर्न होर्क ने नतीजे को ऐतिहासिक करार दिया है, जबकि चांसलर ओलाफ शोल्ट ने इसे कड़वा और चिंताजनक बताते हुए सभी लोकतांत्रिक पार्टियों से AfD को सत्ता से दूर रखने का आह्वान किया है। यह गठबंधन सरकार की समाप्ति के लिए एक वोट था। मतदाता नए चुनाव चाहते हैं, वह भी संघीय स्तर पर, और हम उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। Darauf bereiten wir uns vor und dementsprechend AfD सिर्फ 11 साल पुरानी पार्टी है। AfD का चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आप्रवासन का था। इन चुनाव से ठीक 1 सप्ताह पहले जोलिंगेन में एक मुस्लिम हमलावर ने 3 लोगों की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले की देश के सभी राजनीतिक और सामाजिक हलकों में कड़ी निंदा की गई, लेकिन इसके बाद प्रवासियों का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ लिया। हालांकि AfD को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, लिहाजा उसे सरकार बनाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि बाकी दलों ने उसके साथ गठबंधन की संभावना से इनकार कर दिया है। दोनों राज्यों के जनादेश को स्पष्ट तौर पर शोल सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है। सितंबर 2025 में देश का अगला संसदीय चुनाव है। पहले से ही बजट जैसे अहम मुद्दों पर संघर्ष कर रही गठबंधन सरकार के लिए 1 साल खासे मुश्किल हो सकते हैं। शोल सरकार के आगे धुर दक्षिणपंथी की बढ़ती स्वीकार्यता और अपने घटते जनाधार के बीच राह निकालने की चुनौती होगी। माइग्रेशन पॉलिसी, यूरोपीय एकजुटता, यूक्रेन युद्ध जैसे राष्ट्रीय नीतियों से जुड़े पक्षों को भी विधानसभा चुनाव ने खूब प्रभावित किया है। सैक्सनी और थुरिंजिया के बाद 22 सितंबर को ब्रांडबुर्ग राज्य में भी मतदान है। 6 अगस्त तक के सर्वेक्षणों के मुताबिक AfD यहाँ 24% वोट के साथ पहले नंबर पर दिखाई दे रही है। 20% मतों के साथ SPD दूसरे नंबर पर और 19% वोटों के साथ CDU तीसरे नंबर पर है। AfD पहली बार 2014 में 3 राज्यों की विधानसभाओं में दाखिल हुई थी। और आइए अब आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति। और पेरिस की मेयर एनी हिंडाल्गो ने कहा है कि वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समाप्त होने के बाद भी एफिल टावर पर ओलंपिक रिंग्स को बरकरार रखना चाहती हैं। इसको लेकर गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। कई लोग इसका समर्थन कर रहे हैं तो कई इसका विरोध कर रहे हैं। कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं का मानना है कि हिंडाल्गो को अपनी योजना पर आगे बढ़ने से पहले पेरिस वासियों से परामर्श करना चाहिए था। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।